तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, बोले तो पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था आपके पास, उसका नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पीरियोडिक फंक्शन। और सिंपली आपसे अगर बोला जाए तो मैं सिंपल सी बात बताऊँ, कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। अब कौन से ट्रेंड्स? तो इंस्टाग्राम रील्स वाले ट्रेंड्स या फिर यूट्यूब वाले ट्रेंड्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, या फिर किसी भी तरह के ट्रेंड्स की हम बाहर से बात नहीं करने वाले हैं। हम पीरियोडिक टेबल वाले ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं। तो कौन सा बेसिकली हम ट्रेंड्स यहाँ पे देखने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सी पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो हम ट्रेंड्स की बात करेंगे वो ये बात करेंगे, सिंपल आप पहले ये समझिए कि पीरियोडिसिटी क्या होता है ना। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी एक प्रॉपर्टी का, है ना, एक इक्वल इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद रिपीटेशन होना उसी प्रॉपर्टी का। अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं समझ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे अभी दो चीज़ पे हम फोकस रखेंगे। एक तो हम समझेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा हम समझने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम जनरली शील्डिंग इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं, तो घबराना नहीं है, बात एक ही है ना। शील्डिंग इफेक्ट हो या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो, अगर आप लोगों को ये दो टर्म क्लियर हो गए तो कहीं ना कहीं जो मैं ट्रेंड्स की बात करूंगा उसमें आपको हद से ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, हद से ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। इसको हम जनरली जेड और EFF, जनरली इस टाइप से हम इसको बेसिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये होता क्या है, हम कैसे इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और क्या क्या कहानी है इसके पीछे की, फटाफट समझा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले चीज़ों को समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एटम है। क्या ये आपके पास एक एटम है। एटम के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है आपके पास न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात करता हूँ तो रहते हैं आपके पास कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स, और इसके बाहर वाले सेल्स की बात करता हूँ तो उसमें घूम रहे होते हैं अपने भैया इलेक्ट्रॉन्स। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये है आपके पास न्यूट्रॉन्स, और ये अंदर ये आपके पास और हो गया आपके पास प्रोटॉन्स। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं प्लस के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस के होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके पास न्यूट्रल चार्ज के होते हैं, उस पर किसी भी तरह की कोई भी चार्ज नहीं होता है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जहाँ पे दो चार्ज के बीच में लगते हैं, दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होंगे, सिंपल सी बात है, चेंज नहीं है, ये चार्ज है, ठीक है। दो चार्ज होंगे, चाहे वो किसी भी साइन के होंगे, बोले तो नेचर के होंगे, प्लस के होंगे या फिर माइनस के होंगे, या फिर दोनों ही प्लस के होंगे या फिर दोनों ही माइनस के होंगे, तो वहाँ पे 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट करता है। अगर दोनों ही चार्ज प्लस के हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। या फिर दोनों ही माइनस के हुए तब भी आपके पास रिपल्सिव फोर्स ही काम करेगा। बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात करते हैं तो उस केस में अट्रैक्टिव नेचर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्या आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। तो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जब डिफरेंट साइन रहते हैं, बेसिकली डिफरेंट नेचर के रहते हैं बट सेम नेचर के रहते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होता है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो 100% प्रोटॉन है प्लस का और इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 110% किस नेचर का होने वाला आपके पास, अट्रैक्टिव नेचर का होने वाला है। बोलिए हाँ या नहीं, अट्रैक्टिव नेचर का होने वाला है। हम यहाँ पे ज़्यादा बेसिकली पीरियोडिक फंक्शंस की बात नहीं करेंगे, ज़्यादा ट्रेंड्स की बात नहीं करेंगे, आपके 10th क्लास के लेवल के हिसाब से
तो हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हालांकि है और भी ज़्यादा, वो आप 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। बट अब इतना समझ लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर आपको मैग्नीट्यूड जानना है तो ये समझ लीजिए कि पहला चार्ज अगर यहाँ पे है, कोई सा भी दूसरा चार्ज यहाँ पे है, अगर आपके पास दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो k हो गया, q1 हो गया, q2 हो गया, डिवाइडेड बाय r का होता है। k यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट कहते हैं इसको, कोई टेंशन वाली बात। q1 q2 ये आपके पास कितना फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव किसी भी नेचर का हो सकता है, दैट विल डिपेंड कि q1 और q2 आपके पास किस किस नेचर के हैं। बात आती है सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर फोर्स ये सारी चीज़ आप क्यों बता रहे हैं, जनरली ये टॉपिक जो है फिजिक्स में है, ठीक है। बात आती है यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है उसकी हम बात बार बार करेंगे। तो अगर बार बार करेंगे तो जो हमें पहले से पता होगा तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यूँ बोलते आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन के अंदर बोले तो न्यूक्लियस के अंदर और जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होंगे उनके बीच में एक फोर्स लगने वाला है और 100% ये जो प्रोटॉन है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे को इस तरीके से आपस में होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ये होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। समझ लेते हैं ये लड़का है ये लड़की है, दोनों का आपस में प्यार हो गया, ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा और ये अपने इसको, ये जो लड़की है वो लड़के को अपनी तरफ बुलाएगी और ये दोनों आपस में अट्रैक्टेड होंगे, पास होंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों की जो एक्चुअल में हमें यहाँ पे यूज़ करना है, इसका तो अपने को यूज़ नहीं करना था, ठीक है। अब बात आती है जिसका यूज़ करना है उसकी तो बात कर ले भाई, आओ। तो हम बात कर रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जेड इफेक्टिव बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उस चीज़ को समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, ये है कि चार्ज और कह सकते हो जो फोर्स ऑफर्ड होगा कौन करेगा, न्यूक्लियस, उसी को हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल इतनी सी बात आप समझ लीजिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल न्यूक्लियस का कितना चार्ज है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। बाकी इसके बारे में भी हम और समझ में आएगी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स की जब हम बात कर रहे हैं तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का चार्ज और कुछ नहीं। न्यूक्लियस में कौन बैठा है भैया, प्लस वाले बैठे हैं। प्लस वाले क्या करेंगे भाई, तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सेल्स में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ भी आपको पहले से पता है कि अगर एटम है यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है तो इसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। ये पहला सेल हो गया K वाला, ये हो गया L वाला, ये हो गया M वाला, ये हो गया N वाला, ये हो गया O वाला, ये हो गया आपके पास P वाला। समझ में आ रही नहीं इतनी बात, इस तरह से आगे हम चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो जितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, जैसे जैसे एक में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच के रखने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए न्यूक्लियर चार्ज में बस इतना ही समझिए आप, ठीक है। आइए अगले की बात कर लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर हम इसको किस नाम से जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। या तो आप शील्डिंग इफेक्ट कह लीजिए या फिर आप इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दीजिए, बात एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए अगर आपके पास ये K वाला सेल है, ये वाला L वाला सेल है, ये वाला M वाला सेल है, ये वाला N वाला सेल है, ये वाला O वाला सेल है ना, ऐसे और आगे चलते रहेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो सब में बैठे हैं। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है, ये वाला क्या है आपके पास, न्यूक्लियस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है आपके पास, न्यूक्लियस है। तो भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बैठा है, 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 यहाँ भी बैठा, सब जगह आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैठे पड़े हैं। चीज़ें समझ में आ रही है इतनी बात। इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास, सब जगह बैठे पड़े हैं। बाहर वाले सेल में आपके पास क्या हो रहे हैं, घूम 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 रहे हैं। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए और वो क्या है उस चीज़ पे अभी हम तुरंत बात कर लेते हैं। एक बार मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दूँ, ठीक है। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। कितने भर रहा हूँ मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अभी रैंडमली भर दिया बस इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो ज़्यादा टेंशन लेके कोई यहाँ पे कमेंट मत कर देना कि सर आपने गलत फिल कर दिए, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलो
ओके तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए स्क्रीनिंग या फिर सील्डिंग का नाम से समझ में आता है कि कोई ना कोई स्क्रीन बन रहा होगा, कुछ ना कुछ सील्ड बनने वाली काम कर रही होगी। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले चार्ज भरे हैं, बोलिए हाँ या नहीं। प्लस वाले चार्ज भरे हैं या नहीं, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव 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 भरे पड़े हैं। ये मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। ये जो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ जिस पे किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, मान लेता हूँ कि सोडियम है, इसमें 11 एटॉमिक नंबर है। क्या है आपके पास? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना आपके पास? 11 है। तो इसमें प्रोटॉन्स भी आपके पास 11 ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं आपके पास? 11 ही होते हैं। बस ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें अगर प्रोटॉन्स 11 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना प्लस वाला है उतना ही माइनस वाला है, इसी को न्यूट्रल कहा जाता है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस वाले और माइनस वाले आपस में खींच के रखते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे जितने भी प्लस वाले होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अपनी तरफ खींच के रखेंगे। ठीक है, अब सील्डिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, और कुछ नहीं। सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है क्या, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ पे न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, अभी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था, यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। अगर मैं इस वाले डिनोमिनेटर को, अच्छा एक सिंपल सी बात समझिए, अगर ये प्लस वाला है और अगर ये माइनस वाला है और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो कि मान लेते हैं 10 न्यूटन का है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा है। मैंने क्या किया, सब कुछ सेम है, बट इस वाले चार्ज को मैंने यहाँ पे ना रख कर आगे ले आया यहाँ पे। तो मैंने एक तरीके से क्या किया, ये जो डिस्टेंस आर था उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो इन दोनों को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, अब ये माइनस वाला यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, अट्रैक्ट करने की जो पावर है क्या हो गया, कम हो गया। तो इन दोनों का फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 4 न्यूटन के आसपास लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके डिस्टेंस में चेंज ला दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच का अगर जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, लेकिन जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स होगा। हमें यहाँ से भी पता चलता है फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अच्छा, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि प्लस वाले एक जगह यहाँ पे न्यूक्लियस में रखे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर 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 जाते रहे जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर दूर जा रहे हैं, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अगर ये प्लस वाला है तो ये इस वाले चार्ज को ईजिली अट्रैक्ट कर लेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर लेगा। बस क्या ये, बट ये क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो बेसिकली बढ़ चुका है। तो फोर्स उनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, बहुत ही कम लगने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ठीक है, अब एक चीज़ बताइएगा, आपको मैंने पहले बता दिया कि प्लस प्लस रहते हैं तब भी आपके पास रिपल्जन होते हैं आपस में सेम चार्जेस वाला, या फिर माइनस माइनस होते हैं तब भी आपके पास रिपल्जन होते हैं, है ना। लेकिन जब एक प्लस और माइनस होते हैं तभी जाकर अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन कम अट्रैक्शन होगा डिस्टेंस की वजह से। बट 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 क्या आपको ये और ये दिख रहे हैं, आपस में दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं? ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। क्या ये दोनों आपस में, क्या ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब ये इधर नहीं आके उधर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर नहीं उधर भेजेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको इधर भेजेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ये वाला चार्ज उसको उधर भेजेगा, वो वाला चार्ज इसको इधर भेजने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हर बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐसे ही कुछ होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन होते हैं,
वो बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। तो कहीं ना कहीं आप जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कुछ इस तरह से। तो आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा शील्ड बना लेना, एक ऐसा स्क्रीन बना लेना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, आपके पास रिपल्जन होते हैं कुछ इस तरह से। ये वाला यहाँ पे एक स्क्रीन बन गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं लाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पा रहा है। बस इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो आगे की बात कर लेते हैं, अब हम नेक्स्ट वाले चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों टॉपिक को समझ लेना है। नंबर ऑफ सेल्स तो आपको पता चलिए गया कि धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन के चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सिंपल सी वही बात के एलिमेंट वाले, और कुछ अलग बात नहीं है। तो आपको अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ बताया है, सिर्फ आपको दो ही चीज़ बताया है। एक तो आपके पास जेड इफेक्टिव, बोले तो इसको ऊपर कर दिया था क्या मैंने, ठीक है। एक तो आपको मैंने बता दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, दूसरा आपको समझा दिया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। अगर ये दो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में घुस गया है तो बस समझ लीजिए आगे की जो काम है वो आसान हो गए हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक चीज़ों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब सबसे पहला जो एक नंबर में होगा उसे हम बात करेंगे, ट्रेंड्स की बात करने जा रहा हूँ अब मैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात, एटॉमिक रेडियस की बात करने जा रहा हूँ। दो चीज़ों की बात करेंगे अब हम कि डाउन द ग्रुप क्या होता है और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक बार पीरियोडिक टेबल में, ताकि जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और तो खैर कुछ नहीं है ना। और वहाँ पे हम आपको समझा देंगे कि एक्चुअल में क्या कहानी है इसकी, ठीक है ना। अच्छा बेटा खुल जाओ, जल्दी खुल जाओ, जल्दी खुल जाओ, ठीक है खुल गया। पीरियोडिक टेबल कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो आप इस वाले को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, दिख ही नहीं रहा सर, कैसे देखें, हाँ अब देखा, यहाँ पे देख लीजिए। यार ये भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपको बहुत अच्छे इस तरीके से विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी इसकी, है ना। बट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक पिक्चर्स नाम का कोई वो फोल्डर था, उसमें मैंने एक पीरियोडिक टेबल का रखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल का, चलो इससे समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा बहुत अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात तो खैर है ही नहीं यहाँ पे, है ना, नॉर्मल सी बात है। चलिए देखते हैं, अगर आप भाई इस पे क्लिक हो जाना, अब क्या दिक्कत आ रही है, अरे इसको क्या हो गया, आत्मा आ गया इसके अंदर, हाँ अब ठीक है। लेकिन इसको तो नीचे करना ही पड़ेगा ना, वैसे समझ में कैसे आएगा। ए भाई इसको छोटा कर देता हूँ यार, फालतू फंड का। कुछ तो छोटा हुआ, चलो ठीक है इतना रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेकआउट करें, मैं बेसिकली एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों के। पहले में तो दो ही है, तो पहले को छोड़ दीजिए और दूसरे की बात करते हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है ना। ये इस वाले पीरियड की बात करते हैं, पहले में इस वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस में, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये लिथियम है, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर में है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, और बात आती है 10 नंबर की। नोबल गैसेस को छोड़ ही दीजिएगा 10 नंबर वाले को, ठीक है ना, बोले तो लास्ट वाले जो ग्रुप का है ना, ये वाला।
है ना। ग्रुप पीरियड सारी चीज़ें आपको समझा दिया लास्ट वाली वीडियो में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको छोड़ दीजिएगा, हम फ्लोरीन तक की बात करेंगे। क्यों छोड़ दीजिएगा वो उसकी हम बात अभी बताएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने से पहले आइए एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये रहा आपके पास फ्लोरीन। ये आता है 3 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में, और ये आता है आपके पास 9 नंबर में। सबसे पहला जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ अक्रॉस द पीरियड। क्या है ये आपके पास? अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड का मतलब हो गया आप क्या कर रहे हैं, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अच्छा, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस में, एटम के रेडियस में, उसके साइज में क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। साइज किस तरह से चेंज होता है जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बोले तो इधर से दिखाऊं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब, और जब ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप आते हैं तब एटम्स के रेडियस में क्या फ़र्क पड़ता है, अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए बात कर लेते हैं हम फटाफट, ठीक है। देखिए इसमें 3, क्योंकि ये मैं बेसिकली न्यूट्रल एटम्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी चार्ज नहीं है इसमें, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इस पे 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पे 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास 9 प्रोटॉन, फिर आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है इतनी बात? ठीक है, ओके है, डन है। चलिए अच्छा, एक चीज़ बता दूं, एक प्रोटॉन का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। पावर की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन के अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो जनरली एक प्रोटॉन की जो टेंडेंसी होती है अपनी तरफ खींचने की वो ज़्यादा होती है एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्यों होती है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, कोई टेंशन नहीं है चार्ज, लेकिन थोड़ा सा कहा गया है कि मास के बीच में डिफरेंस आता है। हालांकि मास का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें। अच्छा, इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं है कि भाई ये जो प्रोटॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, बट माइनर सा फर्क है मास की वजह से और चार्ज की वजह से। कहीं ना कहीं चार्ज जो है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो उसके ऊपर इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि बहुत छोटा सा चार्ज है बट दोनों के ऊपर इतना ही चार्ज होता है। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक प्रोटॉन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन से, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को नहीं खींच पाता उतनी तेज़ी से खींच लेता है एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को। बस इतनी सी बात रखिए, है ना। मान लीजिए वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ भी, बट मान लीजिए प्लस वाला लड़का है और माइनस वाला लड़की है, तो ये अपनी तरफ क्या कर रहा है, बड़ी तेज़ी से खींच ले रहा है और कुछ नहीं। तेज़ी से मतलब ज़्यादा ताकत से खींच ले रहा है, बस इतनी सी बात समझिए। हालांकि ये भी कम नहीं है, ये अपनी वाली पे आ गए तो बस उड़ा ले जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस माइनर सा डिफरेंस लेकर चलना है आपको, बस ये चीज़ लेके चलना है ताकि इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं अब हम यहाँ पे। अच्छा, अब इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिथियम को बनाया हमने। तो लिथियम को बनाया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास 3+ वाले बैठे होंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सेकंड वाला सेल है, के वाले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल वाले इलेक्ट्रॉन में 2 हो गए, लिथियम का 1 आ गया तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। कितने हो गए यहाँ पे आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अंदर 3 प्रोटॉन है और ये क्या आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 3 प्रोटॉन होंगे उसकी जो खींचने की टेंडेंसी होगी वो 3 इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे आपके पास, ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे जो रीज़न देंगे हम वो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होने की वजह से जो प्रोटॉन्स है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टाइटली बाउंडेड कर रखा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से एटम एक तरीके से श्रिंक हो गया और उसका साइज छोटा हो गया। बस यही चीज़ आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं लिथियम का साइज जो है वो स्मॉल है, क्या है आपके पास, स्मॉल है। और जब मैं ये बोलूँगा ना लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट की, कि इसका क्या कहते हैं और भी ज़्यादा स्मॉल है, किससे, ये वाला अगर मैं बोल सकता हूँ थोड़ा लार्ज है, लेकिन ये वाला क्या है, स्मॉल है। मैं इसको थोड़ा सा और वेरी स्मॉल कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चे परेशान कि सर प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखिए इनमें ना एक्चुअल में होता क्या है,
ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सब में फिक्स हैं। इसमें देखो 2,1, इसका 2,2, 2,3 है ना। और यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा चार्ज को, यहाँ पे मैं इसको उड़ा दे रहा हूँ। 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, ठीक है। लास्ट वाले फ्लोरीन की हम बात कर लेंगे, 10 नंबर में फ्लोरीन की बात कर ली, 10 नंबर में नियॉन की बात कर लेंगे, उसको छोड़ देते हैं। ये आ गया आपके पास 2,8, ठीक है। इतनी बात, उसकी भी बात कर लेते हैं साथ में। अगर आप इन सब की बात करेंगे तो सब में कितने सेल है? 2 ही सेल है। क्यों? क्योंकि मैंने के वाले में 1, 2 और के वाले सबका फील्ड है, देख लीजिए 2, 2, 2, 2, और एल वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अच्छा, जितने जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतने उतने प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें भी प्रोटॉन्स भी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर आ रहा है, क्या है आपके पास यहाँ पे? डोमिनेटिंग फैक्टर। यहाँ पे हर बार आपको लिखना पड़ेगा। अक्रॉस द पीरियड की बात करेंगे तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है आपके पास? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन है आपके पास? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने क्या कर दिया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने क्या कर दिया? साइज को छोटा कर रहा है। कैसे? अक्रॉस द पीरियड। अब बोलेंगे कैसे? देखिए, सब में 2, 2, 2, 2 सेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 ही सेल थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर इधर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। एक प्रोटॉन का बता दिया ज़्यादा है अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बड़ी तेजी से खींच के रखेंगे। यहाँ पे 4 प्रोटॉन हो गए, लो भैया थोड़ी सी और पावर बढ़ गई, और ज़्यादा तेजी से खींच के रखेंगे। यहाँ पे और ज़्यादा तेजी से खींच के रखेंगे, यहाँ पे और तेजी से और तेजी से और तेजी से, यहाँ पे और भी ज़्यादा तेजी से खींच के रखेंगे, और फ्लोरीन का साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम का साइज पहले से छोटा है, नो डाउट, बट जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे साइज डिक्रीजेस। अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। साइज बोले तो क्या? एटॉमिक रेडियस है ना। साइज बोले तो क्या? एटॉमिक रेडियस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस across the period, atomic size decreases. Why? Because of effective nuclear charge. Across the period, effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases. Due to increase in effective nuclear charge, the size of the atom decreases. ठीक है, इतनी बात सिंपल सी, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है, जिसकी वजह से वो साइज को क्या कर देता है? छोटा कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? डाउन द ग्रुप बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता है? क्योंकि सेल नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। अभी हम समझाएंगे उसको डाउन द ग्रुप वाले में। अभी पहले इतनी बात समझ लिया, अक्रॉस द पीरियड क्या क्या हो रहे हैं। अच्छा, लास्ट वाला तो बताया ही नहीं। देखिए 10 नंबर में जब 2,8 की बात करते हैं तो ये कंप्लीटली फील्ड है। इसका कोई भी जो सेल है वो क्या है आपके पास? वो जो भी सेल है वो क्या है आपके पास? कंप्लीटली फील्ड है। 2 ही सेल थे, दोनों के दोनों कंप्लीटली फील्ड है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ होते हैं वो थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्योंकि 2 सेल है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन ज़्यादा हो गया और कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस से दूर भी हो गए थोड़े से, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट साइज का लार्जेस्ट ये वाला एटम है आपके पास पूरे सेकंड वाले पीरियड में। सेकंड वाले पीरियड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वाला साइज का कौन है आपके पास? नियॉन। और कहीं ना कहीं आपको हर एक पीरियड में, यस, सिर्फ सेकंड की बात नहीं कर, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, अब जितने की भी बात करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब की जब बात करेंगे तो इधर से आएंगे तो यहाँ पे आके ये इसका साइज बड़ा मिलेगा, इसका साइज बड़ा मिलेगा, इसका साइज बड़ा मिलेगा, इसका साइज बड़ा मिलेगा, और इसका साइज भी आपको देखने को बड़ा ही मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ने की वजह इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से खींच रखा है, जिसकी वजह से अक्रॉस द पीरियड जो साइज हो गया वो क्या हो गया आपके पास? छोटा हो गया। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, डाउन द ग्रुप।
एक तरीके से साइज की बात कर रहे हैं हम। तो डाउन द ग्रुप की जब आप बात करोगे तो आपको पता है हेलीना करे रब से फरियाद। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इसमें देखिए 2 सेल हैं, इसमें देखेंगे तो आप 3 सेल देखने को मिलेगा, इसमें 4 सेल देखने को मिलेगा, इस वाले में आपको 5 सेल देखने को मिलेगा और इस वाले में आपके पास 6 सेल देखने को मिलेगा, 3 4 5 और 6 सेल देखने को मिलेगा और इस वाले में आपके पास 1 2 4 5 6 और ये वाला 7th पीरियड में है तो 7 सेल देखने को मिलेगा। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता रहता है। तो डाउन द ग्रुप में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, डोमिनेटिंग फैक्टर अब की बार यहाँ पे कौन हो जाएगा, यस नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं एक तरीके से आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे इंक्रीज होने ही होने, चाहे अक्रॉस द पीरियड जाए या फिर डाउन द ग्रुप जाए, लेकिन अक्रॉस द पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स कम रहते थे, बट यहाँ पे हर एक में जाते ही आपके पास नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आती है इतनी बात। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं हर सेल में, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस वाले चार्ज हैं प्लस वाले वो अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं और साइज क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीजेज एटॉमिक रेडियस, इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस। साइज का मतलब क्या हो गया आपके पास, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इतनी बात, क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ एक ही फैक्टर को डिस्कस किया है और वो कौन सा फैक्टर है आपके पास, ये वाला, बोले तो एटॉमिक रेडियस, बोले तो साइज ऑफ द एटम। ठीक है, इतनी बात। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगर कुछ करना है तो इसको स्टेटमेंट बनाकर तो लिख ही लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आती है ना। चलिए तो कुछ इस तरह की कहानी, कुछ चीज़ें लिखनी तो फटाफट पहले लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं अभी हम। ठीक है, इसको ऊपर कर दो, कुछ लिखना है तो। ठीक है, चलो ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर हम पहुंच जाते हैं। बोले कंसेप्ट बोले तो नेक्स्ट वाला ट्रेंड जो देखने वाले हैं वो किसका होने वाला है, राइट। तो अब जो हमारे पास ट्रेंड आने वाला है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं हम इसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आइए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, ये जो एंथैल्पी है इसी को हम बेसिकली एनर्जी के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को आपको कई बुकों में लिखा हुआ मिलेगा पोटेंशियल के नाम से। तो घबराना नहीं है, इन तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है। मेन चीज़ आपके पास आयनाइजेशन के पास आइए और उसके बाद आपको सिंपल एनर्जी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए, तो एनर्जी समझ लीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, अगर आपके पास लेट से कोई से भी मेटल की बात करता हूँ मैं, कि मेरे पास क्या है, आपके पास सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम के पहले सेल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, राइट। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, दूसरे कलर से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरे सेल में और ये आपके पास आ जाता है तीसरे सेल में। दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले। और लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑफकोर्स 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। अब एक चीज़ बताइएगा यहाँ पे ये कि अगर मैं ये जो बाहर वाला यहाँ पे सोडियम का जो न्यूक्लियस है ना, इसको मैं न्यूक्लियस से बना देता हूँ, Na ना लिखकर मैं सोडियम तो अलग से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कह देता हूँ सोडियम है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सोडियम है। अब सोडियम का यहाँ पे क्या आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है आपके पास, प्लस 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 वाले होंगे, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और एक ये 11 प्रोटॉन्स भरे पड़े होंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन्स है क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेगा, करेगा, है ना, नहीं करेगा, करेगा। ठीक, अच्छी बात है। चलो भाई, तो जितना एक तरीके से कह सकते हैं, जितना छोड़ दीजिए उसको, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा। इसने ये जो यहाँ पे प्रोटॉन है उसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रखा होगा, बहुत ही तेजी से खींच रखा होगा, बहुत ही तेजी से नहीं भी तो इतनी बात समझ लीजिए, इसको बड़ी तेजी से खींच रखा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये इसके पास है। इसको थोड़ा सा कम और इसको और भी जो है थोड़ा सा कम, मतलब मिला जुला के कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो प्रोटॉन्स है वो और ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में है। अच्छा, अगर आप यहाँ से सोडियम को एक आयन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सिंपल सोडियम है और सोडियम +1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ से।
क्योंकि जब लूज करता है कोई तभी उसके ऊपर प्लस का साइन आता है। जो मेटल होते हैं जनरली पॉजिटिव का साइन एक्वायर करते हैं, कब? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात ठीक है। ओके, तो डोनेट कैसे करेंगे? डोनेट करवाने के लिए भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना जरूरी है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलेगा जब हम जितने फोर्स से इस प्रोटॉन्स ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है, मिनिमम हम उतना फोर्स इसमें अप्लाई करके थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ा देते, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा बाहर। समझ में आ गई इतनी बात? तो कहीं ना कहीं ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, वो इसी को कहते हैं। फिर से सुनिए किसको कहते हैं, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम किसे कहते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, रिमूव वन ना लिखकर रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसके जगह द इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑफ कोर्स आप आउटर मोस्ट सेल से वो रिमूव करेंगे, ध्यान रखिए, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। लो भाई, तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है? कहता है वो कम से कम उतनी एनर्जी होनी चाहिए, कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिमूव कर दें, नॉकआउट कर दे। रिमूव की जगह आप नॉकआउट भी यूज कर सकते हैं वर्ड। रिमूव कर दे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को कहां से? किसी के भी आउटर मोस्ट सेल से भी, किसी भी के भी एटम जो होंगे, और वो कौन से एटम होने? आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। कमाल वाली बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, आयन से भी हो सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 100% वो न्यूट्रल होगा। लाइक ये सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन ये इसके पास भरे पड़े हैं, 11 प्रोटॉन भी भरे पड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉन को भगाऊंगा तभी जाकर ये आयंस में कन्वर्ट होगा, बट अभी एक्चुअल में क्या, न्यूट्रल है। तो अगर मैं कुछ एनर्जी देकर, एनर्जी तो चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर भेजना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। जैसे हम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो जितनी एनर्जी आपने दी, बस वही जो एनर्जी है वो क्या है आपके पास? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात? बट कंडीशन ये कि वो आइसोलेटेड होनी चाहिए, अकेला होना चाहिए एक तरीके से, और कह सकते हैं आपके पास गैसियस एटम होना चाहिए। जनरली किसकी बात करेगा? गैसियस एटम की। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं बाहर निकल रहा है तो पहले वो गैसियस फॉर्म में आ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, फिर किसी के साथ कंबाइन होकर वो अपने दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन है उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ताकि जब मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँगा, है ना, अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात ओके है, डन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ और बता देता हूँ। जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी मान लेता हूँ मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराऊँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कह दी या फिर पोटेंशियल कह दीजिए, एक ही बात है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इतनी बात, या फिर एनर्जी, ठीक है। तो IE1 बोलेंगे, और जब IE2 बोलेंगे, IE2 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? वो सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या? ये वाला आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली, ठीक है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखेगा जो पहली होगी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी आपके पास? कम होगी। मैंने ज़्यादा क्यों कर दिया? पहली वाली क्या होगी आपके पास? कम होगी, और दूसरी वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी। बताइए क्यों? आइए समझाने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर मैं, क्या है भाई, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लेट से सोडियम की बात कर लेते हैं, लेट से, है ना, सोडियम की बात करते हैं। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाले में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे दे दिया 8, और इसमें दे दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन से भरे पड़े हैं, आपको पता ही है आपके पास क्या है? सोडियम है। थोड़ी देर के लिए समझिए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है या फिर इस वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? बस नॉर्मल से लॉजिक लगा के बोलिए। देखिए, इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर ही लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बीच में कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो अट्रैक्शन वाला फोर्स इनके बीच में कम होगा,
अट्रैक्शन वाला फोर्स जितना कम होगा उतनी ही आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर हो जाएगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। आइए, एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल के छोड़ दिया। कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सिकुड़ा लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, साइज को और भी ज़्यादा क्या कर देता है, छोटा कर देता है। लो भाई, साइज हो गया छोटा। अब जब निकालने जाएंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन को, मान लिया आपने इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अब हमला बोल दिया कि हम एनर्जी देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, भैया कम एनर्जी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अब ये कंप्लीटली फील्डलेस सेल है ना। बेशक ये कंप्लीटली फील्ड नहीं होता, फिर भी जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन की पावर बढ़ चुकी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, जिसने इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींच लिया है। अब आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले जाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो बेसिकली ये क्या होंगे इनके बीच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर बढ़ जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद। तो हमेशा क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालेंगे तो उसमें आपको हो सकता है कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े, हो सकता है क्या हो गई, लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो किसी भी एटम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, हाई होगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं आपके पास, साइज वाली जो अभी मैंने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस, उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, बट अभी 10th क्लास के लेवल पे आपको एक्सेप्शनल केसेस के साथ डिस्कस करना, डील करना नहीं सिखाया गया है, वो आपको 11th क्लास में डिटेल में बताई जाएंगे। तो अभी फिलहाल एक जनरल इंट्रो वो समझ लीजिए, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। आइए अब एक चीज़ की बात करते हैं, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, है ना। चलो अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको क्या बताना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। अब अक्रॉस द पीरियड जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, ठीक है ना। बेरिलियम लिथियम से बात करेंगे, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तक बात करेंगे। अगर आप नियॉन की बात करेंगे तो इसके सबसे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखना चाहे पोटेंशियल लिख सकते हैं, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, ये जो स्टार्टिंग मैंने आपको डेफिनेशन लिख कर दिया है ना, इसका मतलब ये है कि लास्ट में ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम टू फॉर्म, यहाँ पे लिख सकते हैं आप टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकाल देंगे तो 100% वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन ही बनेंगे, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ से थोड़ा सा वो पता चली गया, नॉर्मल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पॉजिटिव आयन ही वो बनने वाला है, ठीक है। चलिए इसके सबसे हाई होने का रीज़न ये है कि अगर कोई कंप्लीटली फील्ड होता है, 2,8 होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको पहले से पता है। कंप्लीटली फील्ड वाले के से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास 2,8 वाला जो सिस्टम रहेंगे या फिर 2,8 वाले रहेंगे, आर्गन की बात करेंगे आप, या फिर अगर और आगे जाएंगे तो क्रिप्टन की बात करेंगे, जेनॉन की बात करेंगे, रेडॉन की बात करेंगे, तो उनमें हमेशा आपको हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वाला ही। अच्छा इनके फर्स्ट वाला जैसे आप इधर इधर चलते चले जाएंगे तो फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। क्यों? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। सिंपल सी बात है, आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है ना स्टार्टिंग में, वो अब एकदम बोल सकते हैं ज़िंदगी है, उसके बिना कुछ नहीं होना भाई, वही ज़िंदगी है, समझ लीजिए, ठीक है। नहीं इतनी बात, क्योंकि देखिए इफेक्टिव लेफ्ट राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से होल्ड के रखेगा। पहला तो आपने निकाल लिया, दूसरे को और ज़्यादा तेजी से खींच के रखेगा, दूसरा निकालने जाएगा और भी ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो अक्रॉस द पीरियड जो डोमिनेटिंग होगा, डोमिनेटिंग बेसिकली कैरेक्टर होगा, वो क्या होने वाला आपके पास, यस वो होगा आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलिए समझ में आ गई इतनी बात। ये डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, अब आपको चीज़ें बहुत आसानी समझ में आती चली जाएंगी। डाउन द ग्रुप, अब अगर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दिया ना कि जो भी आपके पास ट्रेंड की जिस भी फंक्शन की बात करेंगे, अगर मैंने वो ट्रेंड आपको बता दिया, मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप अपने आप पता कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। तो डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो आपको पता है साइज बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता रहता है, ये चीज़ें तुरंत समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है तो कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहता है। हालांकि यहाँ पे भी, यस यहाँ पे भी
फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है पहला वाला कम होगा, दूसरा वाला ज़्यादा होगा, चाहे वो एक्रोस द पीरियड की बात करें या फिर डाउन द ग्रुप की बात करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। बस इतनी बात समझिएगा कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूँगा, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाला तो 100% है कि भाई साहब एक्रोस द पीरियड वो ये ऐसे जाएंगे तो बढ़ता ही है और ऐसे जाते हैं तो घटता ही है। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी जो था उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि आपको मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आप डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड अच्छे तरीके से अपने आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या है। अगर आपके पास मान लेते हैं कि क्लोरीन है, तो पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। पहले वाले सेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में 8 है और तीसरे वाले में 7 है। बोलिए हाँ या नहीं। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे वाले में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट वाले सेल में बोले तो तीसरे वाले में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को ये समझना है कि किसी भी एटम से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से छोड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को अब की बार ऐड करवा रहे हैं, अब की बार क्या कर रहे हो आप? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो उस केस में वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy that is released when an electron is added to an isolated gaseous atom टू फॉर्म, जैसे उसमें था आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था? टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, बट अब की बार इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं मतलब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी में एटम क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ रहा था। अब की बार क्या आ जाएगा? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ये इसकी एक डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे तो एनर्जी क्या होगा? देनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब वही अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप की बात कर लेंगे भाई, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप की बात कर लेंगे। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड की जब बात करेंगे आप तो एग्जांपल लीजिएगा यहीं से। सेकंड वाला ग्रुप आसान रहेगा आपके लिए, आपको याद भी रहेंगे, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन को एक भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने वाली है, ठीक है। इतनी बात, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने वाली क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास बड़ी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आप वो करवाएंगे, क्या कहते हैं इसको तो नीड है ही नहीं, तो आप इसमें वो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको छोड़ ही देंगे, इसको छोड़ दीजिए, आप फ्लोरीन तक पढ़िएगा बेसिकली। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो जितनी तेज़ी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, इसको तो हटा ही दीजिए, इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, हाई लो की बात ही नहीं करें। अरे इतना छोटा, इसको बड़ा चाहिए, इसको बड़ा कर देते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करेंगे तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ही होगा, नो डाउट वाली बात है। उसका उल्टा हो जाता है, उधर मैंने हटा दीजिएगा उसको बेसिकली। अभी हम यहाँ की बात करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पहले से पता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि प्लस वाला चार्ज की पावर बढ़ रहा है, ठीक है। इतनी बात ठीक है।
अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन देने जाता हूँ, एटम को ऐड करवाता हूँ, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन है जो इजीली अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को? ऑफकोर्स मेटल नहीं करते हैं, कौन करते हैं? नॉन मेटल करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं, साइज क्या होता है? बढ़ता है ना? साइज सॉरी बढ़ता क्या, साइज क्या होता है? छोटा। साइज क्यों छोटा होता है? क्योंकि न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे आपके पास? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाने वाली है। चलिए भाई, आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था वो बढ़ चुका है। ठीक है, इतनी बात बताइए। किस तरह की कोई प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से खींच लेगा। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी तेजी से एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। बस उसी को तो कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या है? खत्म बात। एक चीज़ बताइए, एक ये मेरे पास मार्कर है, मैंने अभी क्या करा, इसको धीरे से फेंका तो उसके ऊपर ज़्यादा कहीं ना कहीं हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगा। बट अगर उन्हें बड़ी तेज़ी से फेंक के मार दिया ना, तो सामने जाकर वहाँ पे छू के देखिएगा ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। बस यही वाली कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अक्रॉस द पीरियड आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है आपके पास? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा होगा आपके पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट के पास हम पहुंच जाते हैं। अब की बार है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने से पहले हमें पोलर और नॉन पोलर, ये दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पोलर और एक हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी नॉन पोलर की। ठीक है, चलिए पोलर नॉन पोलर का क्या मतलब है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पोलर का मतलब ये है कि, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पोलर का मतलब ये है कि आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। डाइपोल मोमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। यस, पोलर का मतलब है डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं है। और इसका मतलब ये है कि डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो के इक्वल है, वो जीरो के इक्वल है। अब बोलेंगे सर ये डाइपोल मोमेंट क्या बला है, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। तो आइए अब हम डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डाइपोल मोमेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक प्लस का चार्ज होगा और एक आपके पास माइनस का चार्ज होगा। अगर ये +1 है तो ये भी +1, ये अगर +2 है तो ये -2, सॉरी ये ऑपोजिट साइन बोलिएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम, +1 -1, +2 -2 ऐसे करके। ठीक है, तो मान लेते हैं ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है, तो इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, लेट्स से d। तो डाइपोल मोमेंट को जनरली हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो होता है आपके पास इनमें से कोई सा एक चार्ज ले लिया, मैग्नीट्यूड की बात करो, इंटू में जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में वो q इंटू में d। अब ये क्या बला है, ये क्या बताता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, द टेंडेंसी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself in a compound। ठीक है, इतनी बात। अब इसका क्या मतलब, उस चीज़ को भी समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि अगर एक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में दो चीज़ होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, है ना। एक प्लस वाला जो पॉजिटिव साइन शो कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को जनरली डोनेट करता है। ठीक है, और एक होता है जो एक्सेप्ट करता है। तो देने वाला और लेने वाला, यहाँ पे दोनों चीज़ से आपके पास जनरली कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। हालांकि शेयरिंग ऑफ से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, वो अभी हम करेंगे बात, अभी उसके बारे में बात करवाता हूँ मैं। अभी हम इतनी बात समझने की कोशिश करते हैं, एक प्लस वाला होगा और एक क्या होगा आपके पास, माइनस वाला होगा किसी भी कंपाउंड में, राइट। तो देने वाला प्लस हो गया, लेने वाला माइनस हो गया, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस होता है। यहाँ से डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो क्यू इंटू में डी आता है। जब क्यू इंटू में डी आपके पास डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, जीरो होता है, कुछ भी नहीं रहता है ना, तो उस केस में उसको हम नॉन पोलर कह देते हैं, और इस केस में आपके पास क्या होते हैं, पोलर कह देते हैं। तो एक पहले अभी हम सिंपल सा एक एटम का एग्जांपल पहले लेते हैं, या फिर किसे कह सकते हैं एक सिंपल से पहले हम आयंस का एग्जांपल लेते हैं। अभी हम डायरेक्टली आगे नहीं पहुंचते हैं कि दो के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ले लिया मैंने, लेट्स से एक नाइट्रोजन ले लिया और एक मैंने फ्लोरीन ले लिया, या फिर ऑक्सीजन ले लिया और फ्लोरीन ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया मैंने और एक फ्लोरीन ले लिया है। तो आपको पता है कि ये इस तरह से जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, पूरा ही लिख देता हूँ मैं।
ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। लाइक मेरे पास आ गया लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, इस तरह से जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ बड़ी तेजी से खींचेगा। जब हम एक सिंपल एक लॉजिक की बात करते हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अकेले की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बढ़ता है। तो अक्रॉस द पीरियड की बात कर लेते हैं हम, अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं, है ना, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्या होगा आपके पास, ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बड़ी तेजी से खींच ले भैया, वही तो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही तो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज़्यादा होती है। अच्छा, डायपोल, पोलर और नॉन पोलर की क्या कहानी है, अभी समझ में आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये H है और यहाँ पे भी H है, H और H आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 मॉलिक्यूल्स बना लिया। तो आप मुझे बस एक बात बताइए कि यहाँ पे H था और यहाँ पे H था, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस था। पोलर और नॉन पोलर समझा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। और जो एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या हम कहते हैं उसको, आयोनिक बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और जो कि यहाँ पे हो रहा है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे करके शेयर कर दिया। तो इन दोनों के बीच में ये है, तो जितना पावर इसका है अट्रैक्ट करने का, उतना ही पावर इसका भी है अट्रैक्ट करने का, कहीं ना कहीं, या फिर रिपेल करने का, या फिर रिपेल करने का, कुछ भी कहती थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेट चार्ज हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो म्यू की फॉर्मूला था वो क्यू मल्टीप्लाई जीरो, डिस्टेंस तो है कुछ ना कुछ, बट ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, जीरो। अच्छा, म्यू की वैल्यू जीरो, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर म्यू की वैल्यू जीरो, डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, पोलर कब आएगा, जिस केस में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस आएगा। यस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, यहाँ पे डिफरेंस आया ही नहीं, पता है क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं मेजर कर सकता हूँ, कैन बी मेजर्ड बाय ए स्केल कॉल्ड पॉलिंग स्केल। तो आपके पास पॉलिंग स्केल रहेगा, पॉलिंग स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हैं कितने होते हैं। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आपको 2-4 की वैल्यू याद रखनी और कुछ नहीं। तो इसका भी 1.1 होता है, इसका भी 1.1 होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस लाएंगे तो कितना आएगा, जीरो। इन दोनों के डिफरेंस क्या लाया मैंने, जीरो लाया, लो भाई खत्म बात। अच्छा, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जीरो हो गया तो नॉन पोलर, और जब डिफरेंस जीरो नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो आपके पास पोलर। बस इस तरह की चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यू अगर आप याद रखना चाहें तो ध्यान रखेगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो 4 रहती है। 0.5 इसका कम कर दीजिए, 0.5 इसका कम, 0.5 इसका कम, 0.5 इसका कम, 0.5 इसका कम, और 0.5 इसका कम, कुछ इस तरह से चलता रहता है आपके पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन का 1.1 मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो मेन जो है आपके पास वो कुछ इतना ही है, तो इसको आपको समझने, वो क्या कहते हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। एक क्लोरीन का और मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि कितना होता है, गिवन भी है, हाँ, क्लोरीन का लगभग 3 होता है, नाइट्रोजन के आसपास का रहता है। ठीक है, क्लोरीन का भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 रहता है आपके पास। ठीक है, इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर आप देखें सेकंड ग्रुप में 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 4 पे पहुंच जाइएगा, 0.5 का डिफरेंस लेते जाइएगा। हाइड्रोजन का अलग से याद रखिए, क्लोरीन का अलग से याद रखिए, अभी क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। अगर मैं एक कंपाउंड की बात करता हूँ कि HCl कैसे फॉर्म हुआ, तो ऑफकोर्स H और Cl आप बोलेंगे सर शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से हुआ। ठीक है, शेयरिंग से हुआ है, नो प्रॉब्लम, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है सारे के सारे क्रॉस। तो कहीं ना कहीं इसका 1.1 है, इसका आपके पास 3 है, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 1.9 का आ गया, लो भाई। अच्छा, 1.9 का डिफरेंस आ गया,
तो ये जो चीज़ हो गया उसको क्या हो गया आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये एक्चुअल में क्या हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ये क्या हो गया आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये जो डिफरेंस है वो 1.7 लेस देन 1.7 होता है तो उसको हम कोवेलेंट बोलते हैं, कोवेलेंट पोलर कहते हैं। और अगर ये डिफरेंस मोर देन 1.7 हो जाते तो उसको हम आयनिक बोलते हैं। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 100% ट्रांसफर से बनने लगते हैं, आयनिक बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनने लग जाते हैं, ठीक है ना। लाइक इस केस में तो आपके पास HCl साफ साफ आपको देखने को मिल ही रहा है, इसमें आपको NaCl वगैरह देखने को मिलेंगे, KCl वगैरह, जहाँ पे डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है 0.9 से, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलर है, ये भी है पोलर है और ये भी आपके पास क्या है पोलर है। जैसे कि H2O हो गया, ये भी आपके पास क्या है एक पोलर का एग्जांपल है। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं कुछ निकल के आ रहा है, जीरो के इक्वल नहीं है। जब जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या होंगे आपके पास पोलर वाली चीज़ों में आ जाएगा, डायपोल मोमेंट ही कहते हैं इसको और कुछ नहीं तरीके से, बस इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपके पास बढ़ता है, और यहाँ पे भी जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है न्यूक्लियर चार्ज। स्टार्टिंग में बता दिया या तो न्यूक्लियर चार्ज या तो नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेंगे या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ सेल और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग सेम कह लीजिए, ठीक है। मेन चीज़ आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज वाली बात निकल के आ जाती है। तो अक्रॉस द पीरियड बोले तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ जाएगा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ते तो इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर जाते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है डाउन द ग्रुप। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। किसकी बात करने जा रहे हैं अब हम? मेटेलिक कैरेक्टर की, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर और साथ में हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी डिस्कस कर लेंगे, साथ में हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी हम डिस्कस कर लेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पहले से ही पता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, ये रहा, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, नीचे डाउन द ग्रुप, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ध्यान रखिएगा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और जब हम इधर आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, ठीक है ना। क्यों? क्यों देखिए मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज हो जाए, ईजिली लॉस कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर दे, हटा दे अपने आप से, और पॉजिटिव आयन बन जाए, पॉजिटिव आयन बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एक तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा इजीली? जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है, इलेक्ट्रॉन जिसके आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। यहाँ पे आप कई चीज़ों से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो जिस भी एटम के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएंगे वो क्या होंगे? मेटल होंगे। तो डाउन द ग्रुप ये काम होता है। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आपको चीज़ों को समझनी पड़ेगी। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा, और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। खत्म बात। डाउन द ग्रुप तो बढ़ेगा तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? घटेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अभी सेकंड वाले ग्रुप में दिखाया ना मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया है, ये जो चीज़ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये लूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फ्लोरीन में जाएंगे, ये लूज नहीं करते, ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। प्लस वाले जितने भी प्लस के चार्ज वाले रहते हो मेटल, माइनस के चार्ज वाले रहते हो नॉन मेटल। ये चीज़ आपको पहले से बता ही रखा है मैंने आप लोगों को, राइट। चलिए अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का भी भैया यही फंडा है। तो क्या फंडा है सर? तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर ले, तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बट डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करता, वो
वो घटेगा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, कम होगा। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें मेटल्स मिलेंगे, ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर वाले मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करने वाले मिलेंगे, बट अक्रॉस द पीरियड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले में नहीं मिलेंगे। जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले मिलेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले मिलेंगे। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाले मिलेंगे। बस यही कहानी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे तक जाते हैं, पीरियोडिक टेबल कहाँ गया, ये इसमें +1 +2, ये भी +1 +1 +1 +1 +1 शो करते हैं, ये सारे के सारे। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसानी हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। तो सीजियम और फ्रेंसियम की बात करेंगे तो मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर है, और डायगनली की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से मोस्ट मेटालिक, लिस्ट मेटालिक, इधर जाएंगे तो लिस्ट मेटालिक कोने से कोने, या फिर ऐसे जाएंगे तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करवाने वाली बात है, और कहीं कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ वही वाले लॉजिक आपको यहाँ पे लगाने हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। इतनी बात, आगे चलें, और आगे कुछ बचा ही नहीं। जो ट्रेंड्स आपके 10th क्लास में दिए हैं, जो आपको पढ़ने हैं, वो कहीं ना कहीं इतना ही है। अगर और भी कुछ रह गए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको कमेंट करके बता देना है, व्हाट्सअप करके बता देना है। आपको सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको सारी की सारी डिटेल जो वो मिल जाएंगे, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।